हाँ भाई, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना हैंड टू हैंड। ठीक है, याद करवाने के लिए पढ़ाता हूँ, ना कि समझाने के लिए। समझाना 50% प्लस हैंड टू हैंड याद करना। याद करा, समझ में ना रहा तो प्रॉब्लम, और समझ में आ गया और याद ना रहा तो प्रॉब्लम। इसलिए पहले समझो मगर हैंड टू हैंड याद करो। तो क्या है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म? हाँ, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ पढ़ा था जी सर। उसके अंदर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, इसको अभी यहाँ पे क्या कर देंगे? साफ करके लिखेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आता है तो ये चीज नहीं समझ में आ सकती चैप्टर में आगे कुछ भी। ठीक, हम कहते हैं मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है और उसका एरिया वेक्टर ए है उसके खुद के परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं है? और उसमें निकल के जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड बी। ठीक है, नहीं है? बी और का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ए का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? थीटा। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly to a surface is called magnetic flux। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्या होता है? बी ए। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर, इसलिए टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर हो गया, जिसको वेबर भी कहते हैं। और वेबर क्या बोलते हैं? वेबर। अगर ये लाइन इस सरफेस से सीधे ना जाके और ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह जारी होती है तो हम ए का एक कंपोनेंट बनाते हैं जो बी के अलोंग होता है, और हम कहते हैं कि बी के साथ ए cos थीटा लग गया, तो हम कहते हैं कि भाई फाई बराबर हो जाएगा बी ए cos थीटा। वेबर, अब बस वेबर लिखना है। ठीक है, और फिर हम क्या कहते हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ cos थीटा लिखा हुआ है तो वहां डॉट प्रोडक्ट होती है। होती है कि नहीं होती है? अब एक इसमें केस बना दो, केस नंबर 1, थीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर काटते हुए निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एरिया को। इस केस में cos 0 होगा 1, और जो कि cos 0 क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू इन द cos। ठीक, सो फॉर्मूला विल बिकम phi max, दैट विल बी बी ए ओनली। ठीक, इफ केस नंबर 2, अगर थीटा बराबर है 90 डिग्री, तुम्हारा सरफेस रखा हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टल, और लाइन इसके ऊपर नीचे से निकल गई, कोई लाइन इसको काट के नहीं निकलती है क्योंकि तुम्हारा एरिया वेक्टर तो इधर जा रहा और बी इधर जा रहा, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0, एंड दैट इज phi is also equal to 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। देन थर्ड केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना होके ऐसे होता,
तो थीटा की वैल्यू बन जाती 180 डिग्री माइनस हो जाता है। तो cos 180 डिग्री कितना होता है -1 सो फाई इक्वल हो जाता माइनस के BA ठीक है एंड दैट इज मिनिमम मिनिमम। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम कितना होता है मिनिमम कितना होता है जीरो कब होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ अच्छी गया। तरीके से याद कर लो इसको हैंड टू हैंड अभी के भी। यस सर हो गया। अगर एरिया ऐसे है और उसका वेक्टर तुमने ऐसे लिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट निकल गया निकल के उसके तो तो माइनस थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। माइनस भी तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हो गया। अब इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमें वेक्टर कंपोनेंट भी लेने पड़ सकते हैं। अरे भाई न्यूमेरिकल तो कैसे भी आ सकता है पेपर में। यस सर। तो मान लीजिए कि तुम्हें मिल जाते हैं कहीं पर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ठीक। यस सर। तो पहले जो अभी किया है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल करने से पक्का हो जाएगा टॉपिक ठीक। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू 10 टेस्ला ठीक है यस सर। एंड एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और एंगल है कितना 60 डिग्री ठीक है। इस एरिया से इतना मैग्नेटिक फील्ड इतने एंगल से होके गुजर रहा है ठीक। यानी अगर ये कहो कि ये एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया का जो है वेक्टर को इधर को है तो इससे 60 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का गुजर रहा है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स? तो तुम कहोगे सर फार्मूला है फाई बराबर BA cos थीटा। अरे है कि नहीं है? यस सर। अगर फाई बराबर BA cos थीटा है तो फाई बराबर हो जाएगा B यानी कि 10 इंटू 2 इंटू cos 60 जो कि 1/2 होता है। यही कर लो cos 60 कितना होता है 1/2 तो 2 से 2 चला गया तो फाई की वैल्यू हो गई 10 बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। उसके बाद इसमें बोल सकता है कि भाई कंपोनेंट फॉर्म सर एरिया का जो है कौन सी फॉर्म पहले से साफ कर लो। एरिया का जो है 2 मीटर स्क्वायर था तो 2 लिखा जाएगा सर। 2 मीटर स्क्वायर तो इसमें जो है समझो बात को कि अरे इसमें क्या है मान लीजिए कि कंपोनेंट फॉर्म भी आ सकती है। क्वेश्चन में कंपोनेंट फॉर्म भी आ सकती है। हर जगह न्यूमेरिकल करो। यस सर। क्यों छोड़ रहे हैं न्यूमेरिकल जब नंबर दे रहे हैं तो। और न्यूमेरिकल बाकी पेपर के मुकाबले आसान होते हैं मगर बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो कंपोनेंट फॉर्म में यह है कि मान लो B को कह दिया कि भाई ये है B बराबर BXI प्लस BYJ प्लस BZK एंड A इज AXI प्लस AYJ प्लस AZK। आप जानते हो कि फाई बराबर होता है B डॉट A। सो जब तुम किसी भी डॉट प्रोडक्ट करते हो तो I वाले की I वाले से, J वाले की J वाले से और K वाले की K वाले से। तो ये हो जाता है BX AX प्लस BY AY प्लस BZ AZ। सो वी कैन से कि अगर एग्जाम्पल के तौर में हमसे कहा गया कि B बराबर है 2I प्लस 3J माइनस 4K एंड A जो है वो कितना है I माइनस J प्लस K। वेक्टर दे रखे दोनों। देन फाइंड द फ्लक्स। तो हम कह देंगे फ्लक्स में I वाले का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 प्लस 3 का किससे -1 से तो क्या रह गया माइनस के 3 और -4 का किससे हो गया 1 से तो -4 तो ये हो गया माइनस के 5। ठीक है नहीं है वेबर। आ गया समझ में? बहुत सिंपल बहुत ही आसान। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर तुमसे कोई मतलब तो वैल्यू है इसकी इफ समवन आस्क कि कितना है कह दो 5 है बस खत्म। इतने में भी बात खत्म हो जाएगी। माइनस माइनस कुछ नहीं होता इसमें ठीक। तो ये था। अब ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। व्हाट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
तो फ्लक्स इनटू बी वेक्टर ए इनटू बीएस ये क्या होगा? तो ये आ गया समझ में। अब समझो जरा ध्यान से, कुछ बच्चों को तो डॉट प्रोडक्ट नहीं आती ना, डॉट प्रोडक्ट ही करवानी पड़ेगी अलग से, ठीक। अभी फिलहाल यहाँ समझो, ये आगे समझ में। अब इसके अंदर है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है, जैसे तुम्हें याद हो इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ था कि एक चार्ज है और उसके चारों तरफ अगर तुम कोई एनक्लोज सरफेस बनाते हो तो वो कहता था टोटल फ्लक्स जो होता था फाई वो होता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस किस को याद है? हाथ खड़े करो बच्चे, है याद है गॉस थ्योरम? इन द सेम वे यहाँ पर एक मैग्नेट को ले लो। किसको ले लो? मैग्नेट को। मान लो ये मैग्नेट है और ये है नॉर्थ साउथ, बोलो। तो इससे अगर एक सरफेस लोगे ऐसा जो पूरी को क्लोज करके निकले, या कोई एक पोल है नॉर्थ या साउथ और इसे क्लोज कर दिया, तो एक बात ध्यान समझो, अगर ये लाइन यहाँ से बाहर निकल रही तो यही लाइन फिर लौट के अंदर भी आ रही। तो बाहर गया हुआ फ्लक्स अगर पॉजिटिव है और अंदर आया हुआ फ्लक्स क्या है? नेगेटिव है। तो नेट कितना बचा? 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? टोटल एनक्लोज्ड क्या क्या बोलते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनक्लोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इस कितना होता है? 0 इज 0। दैट इज 5 जो होगा वो कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर कितना होगा? होने का ही नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं होने का? क्योंकि जितना निकला उतना ही वापस आ गया। तो यही गॉस थ्योरम है कि होता ही नहीं है। क्या बताओगे? होता ही नहीं है, मतलब देयर इज नो फ्लक्स, जिसे हम कह सकें कि टोटल है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाता है उतना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 0 होता है। ठीक है ना, इसको याद कर लो कि इट इज 0। लिखना चाहो उसकी यूनिट लिख लो, ये टेस्ला। ठीक है।